हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट स्वाति ठाकुर। आज हम बात करने वाले हैं ओनरशिप के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। जनरली हम लोग ये देखते हैं कि जब भी कोई पर्सन कोई भी लैंड खरीदता है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो हम उस सेल डीड का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और हमें उसका मालिकाना हक मिल जाता है या फिर हमें उसकी ओनरशिप मिल जाती है। पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आए एक जजमेंट से ये क्लियर कर दिया है कि जो रजिस्ट्रेशन है आपकी सेल डीड का, वो आपका मालिकाना हक प्रूफ नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है और उसके बाद में आपने उसका सेल डीड रजिस्टर्ड करवाया है, तब भी आप उसके लीगल ओनर होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। लीगल ओनर होने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है आपकी ओनरशिप तक पहुंचने के लिए। उस प्रोसेस रजिस्टर्ड सेल डीड आपकी ओनरशिप को प्रूफ नहीं करती। अब यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या फिर सेल डीड को रजिस्टर्ड करवाना ही ओनरशिप का लीगल प्रूफ क्यों नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि अगर आपने जिनसे भी, कोई मिस्टर एक्स हैं जिनसे आपने प्रॉपर्टी बाय की है, क्या उनके पास में प्रॉपर्टी को सेल करने का लीगल राइट था? क्या वो लीगल ओनर थे? ये जानना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समटाइम्स हम देखते हैं कि कोई भी पर्सन होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी किसी की और की प्रॉपर्टी को बताकर और सेल कर देते हैं। तो आप वहाँ पर लीगल ओनर नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि जिस पर्सन ने आपको प्रॉपर्टी सेल की है वो ही उस प्रॉपर्टी के लीगल ओनर नहीं थे। तो फिर अगर आप बाय करते हैं उनसे, तो वो आप भी रजिस्टर करवाने के बाद में भी आप उस प्रॉपर्टी के लीगल ओनर नहीं कहला सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हम देख सकते हैं कि जब भी ये उसी तरह हो जाएगा कि आपने कोई भी चोरी का माल खरीदा है और चोरी के माल की रसीद आपको मिल गई है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स ऑब्जर्व किए हैं जो आपकी ट्रू ओनरशिप को प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। जिसमें से पहला है लीगल सेलर, जिससे आपने पहले प्रॉपर्टी खरीदी है, क्या उन्हें लीगल राइट था प्रॉपर्टी सेल करने का? और जो प्रॉपर्टी सेल की गई है, सेल डीड, क्या वो प्रीवियसली वैलिड एग्रीमेंट्स के बेसिस पर बनाई गई थी? अब फिजिकल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जिस सेलर ने आपको बाई की है, क्या उसी के पास में उस प्रॉपर्टी का पोजीशन था? और यहाँ पर जो ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है कि मतलब जो पेपर्स बने हैं या फिर जिन्होंने आपको सेल किया है, क्या लीगली उनके नाम पर पेपर्स थे पहले से? तो यहाँ पर ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स इन योर नेम। और यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बात की जा रही है कि आपने, जो बायर हैं, जिन्होंने प्रीवियसली ये बाय की है, तो क्या उन्होंने उसका पूरा फुल पेमेंट किया है? आपकी लीगल ट्रू ओनरशिप को प्रूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें फर्स्ट है टाइटल चेन। टाइटल चेन होता क्या है? आपको ये बताना होगा कि ओरिजिनली ये जो प्रॉपर्टी है जिसका आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी। आपके जितने भी प्रीवियस ओनर्स थे, पिछले पुराने जितने भी ओनर्स थे, आपको उनका डेटा कलेक्ट करना होगा और उनकी जितनी भी सेल डीड्स हैं, मतलब जो प्रीवियस सेल डीड्स हो गई, और रिकॉर्ड हाउ द ओरिजिनल ओनर एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी, वो आपको यहाँ पर प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये जो एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट है, ये होता क्या है? ये बताता है कि इस जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो आपने खरीदी है, इसके ऊपर कोई पहला प्रीवियस लोन बाकी तो नहीं है। इसे प्रूव करने के लिए आप सब रजिस्ट्रार के पास में जा सकते हैं और वहाँ से इसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं, सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट की, इसके ऊपर कोई भी पुराना लोन या मॉर्गेज या कोई भी लीगल डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है। अब तीसरा आता है म्यूटेशन रिकॉर्ड्स। आपको म्यूटेशन रिकॉर्ड्स वेरीफाई करवाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अब ये होता क्या है, जो भी आपके एरिया का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, वहाँ पर आपको ये जाकर वेरीफाई करना होगा कि इस जो अपने पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, या आपने जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बाय की है, इसके ऊपर ये जो सेलर है जिससे आप खरीद रहे हैं, मिस्टर एक्स, उनका नाम ओरिजिनली वहाँ पर इस प्रॉपर्टी के ऊपर है या नहीं है। आपको ये वेरीफाई करना आगे बहुत ज़रूरी है टैक्सेस और बिल्स के बारे में कि जिस मिस्टर एक्स से आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, इन्होंने कोई प्रीवियस टैक्सेस या फिर लोन्स तो बकाया नहीं रखा हुआ है।
इसके अलावा ये आप पता कर सकते हैं कि कोई भी जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपने जो प्रॉपर्टी बाय की है उसके ऊपर कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है। ये आप कोर्ट के किसी भी ऑनलाइन डेटा बेस से आप पता कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी लॉयर हायर करके इसके बारे में पता कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में कोई के ऊपर कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है। साथ ही साथ अगर बात आती है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की, जहाँ पर आपके साथ में आपके अदर फैमिली मेम्बर्स भी हैं और आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं जो आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो उस केस में आपको अदर फैमिली मेम्बर्स का एनओसी देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपको बैंक का एनओसी लेना भी बहुत ज़रूरी होगा कि आपके इसके ऊपर आपका प्रीवियसली इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे आपका फैमिली का कोई लोन बाकी तो नहीं है। अगर आप फ्यूचर में कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने वाले हैं या फिर बाय कर चुके हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इंश्योर कीजिए कि जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ओरिजिनल हों, सारे लीगली अपडेटेड हों। साथ ही साथ आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये देखिए कि वहाँ पर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं या फिर वहाँ पर आपका नाम लीगली अपडेटेड हुआ है या नहीं हुआ है, और अपने जितने भी ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सेव करके रखिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।